हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुनून ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 2 चल रहा था, इज मैटर प्योर अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई मेरे पास मैसेज भी नहीं आया कि कोई क्वेश्चन पूछा हो या कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप अभी मैं ऑनलाइन हूँ, आप पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है लेसन नंबर 2 में? तो देखिए, चलिए लेसन नंबर 2 में अगर टॉपिक समझ में आ गए हैं, ठीक है, इसमें से कुछ ये भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स कई बार कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया था, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक प्योर एटम होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट में कोई भी जो कंपाउंड है वो इस तरीके से एक एक प्योर स्टेज में होता है, लेकिन कंपाउंड में उसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को डिफरेंस लिखनी है और उसकी मैं पिक्स भी शेयर कर दूंगा नोट्स की। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसकी क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बोलिए। बोलिए स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए, टाइम लिमिटेड है। हाँ स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना हो? सारे आते हैं। हम्म? चलिए कुछ एक मैं बता देता हूँ, ये जो पूछते हैं एग्जाम में जनरली, कि फर्स्ट है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इन कुछ चीजों को बताइए कि कुछ। तो देखिए कौन कौन सी चीज है। पहला बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन द वाटर। ठीक है, तो पहला बोल रहा है सोडियम क्लोराइड इन द फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड इसका मैंने बताया भी था एवोपोरेशन मेथड। ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा? एवोपोरेशन मेथड या क्रिस्टलाइन मेथड भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सर कंटेनिंग द सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड के मिक्सर को सेपरेशन करने में, तो सोडियम क्लोराइड के मिक्सर से अमोनियम क्लोराइड, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन यह सब्लिमेटेड सब्सटेंस होता है। तो इसके लिए जो मेथड काम में आएगा वो कौन सा होगा? सब्लिमेशन मेथड होगा। आपको इसके आगे लिखना सब्लिमेशन। किसने ये पूछा है और इसमें केवल मेथड का नाम बताना है कि कौन सा मेथड इसको सेपरेट करने के काम में आता है। फिर थर्ड है स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। कार के इंजन ऑयल में से मेटल की पीस होते हैं। जनरल कौन सा है? फिल्ट्रेशन मेथड। ध्यान रखना, फिल्ट्रेशन मेथड से ही करते हैं। ठीक है, बुक में गाइड में इनमें अलग अलग प्रकार के बता रहे हैं, किसी में एवोपोरेशन मेथड, लेकिन ये रॉन्ग है। एवोपोरेशन मेथड नहीं हो पाए, नहीं होगा। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा ऑफ फ्लोर पिटल। फ्लोर के जो पिटल है यानी कि फूल की जो पंखुड़ियां है, इससे हमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट को सेपरेट करना है। इसके लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? इसके लिए है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखना, कौन सा मेथड? विच मेथड we use to separate the different type of pigment in the petal of flowers. The name of method is paper chromatography. ठीक है, about this topic we have already discussed in this classroom. फिर देखिए बटर फ्रॉम वाटर। बटर फ्रॉम वाटर, वाटर में से बटर, फिल्ट्रेशन मेथड। ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर का मैंने आपको एक मेथड बताया था, एक्सट्रैक्शन मेथड बताया था ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो मेथड होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन
यानी कि सेपरेशन फ्यूनल एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर है टी फ्रॉम टी, टी लेवल फ्रॉम टी। तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है, फिल्टर मेथड ही काम में आता है कि हम चाय बनाते हैं तो चाय जो पीते हैं उसकी चाय पत्ती को अलग कैसे करते हैं, छान कर ही करते हैं। कैसे करते हो भैया, साथ पी जाते हो क्या? कैसे करते हो उसकी चाय की पत्ती को अलग? छान के, ठीक है। पेट पर नहीं छोड़ते हो कि भाई पेट में अलग हो जाएगी, नहीं, उसको छानते हो। तो छानना यानी फिल्टर, तो फिल्ट्रेशन मेथड। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अगर मिट्टी के अंदर छोटी छोटी पिंस, ठीक है, जैसे स्टेपल पिंस वगैरह आती है, ठीक है, अगर ये गिर जाए, बड़ी आए तो, अगर कील गिर जाए तो हम उठा लेंगे, ठीक है। और या फिर उसको छान करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल पिंस गिर जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम काम में लेते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है कि जो सेट होती है उसके ऊपर मैग्नेट को घुमा दिया जाता है, तो जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उसके चिपक जाते हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ये कुछ मेथड है नहीं आपके। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, बताओ कौन सा मेथड काम में लोगे? सब देते हैं घर में काम में। अगर गेहूं मंगाते हो, सीधा आटा मंगाते हो तो बात अलग है, वरना अगर गेहूं मंगाते हो तो बोलो भाई व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, कौन सा मेथड काम में लेते हो? वेरी गुड, विनोइंग मेथड, ठीक है। सर थ्रेसिंग, हाँ जी, आगे में बोलो। सर थ्रेसिंग, ठीक है, ये भी है, ये 8 में था शायद, आप लोगों के था ना 8 में या 7 में था, ठीक। हाँ, इसको आप ऐसे भी वाइब्रेशन भी तो लिख सकते हो भाई, यूं मिलाते हैं ना व्हीट को उसका से, यानी कि चावल के जो उसके जो वो होते हैं ना छोटे छोटे फूस से रहते हैं उसके अंदर, उससे अलग करना है विनोइंग मेथड, या फिर थ्रेशिंग मेथड से भी आप इसको अलग कर सकते हो, या वाइब्रेशन मेथड से भी। जैसे उसको जिस बर्तन में होता है, जिस प्लेट में होता है, उस बर्तन को मम्मी करती है ना, हिलाती है, वाइब्रेशन करती है, जिससे उसका हस्क उससे अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है find the one particle suspended in water, following one particle suspended in water, आपने गलत लिख रखा है मड पार्टिकल्स, यानी कि मड पार्टिकल्स मान लो जैसे पत्थर है, ठीक है, अगर पानी के अंदर पत्थर गिर जाए तो क्या करोगे? उसको वेपराइज तो करोगे नहीं, वरना पानी सारा उड़ जाएगा। ये थोड़ा पत्थर को निकालने के पानी को वेपराइज उड़ा ही दोगे, क्या करोगे? फिल्ट्रेशन मेथड। कौन सा काम में लोगे? फिल्ट्रेशन में पत्थर वगैरह गिर जाए तो अपन फिल्टर ही तो करेंगे वाटर को, फिल्टर का मतलब छाने तो गए कपड़े से, तो फिल्ट्रेशन मेथड। फिर सेकंड वाला आप रहने देना, ठीक है, राइट द स्टेप फॉर वुड यू यूज टू मेकिंग ए ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ का, देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल, जो एग्जांपल दिए है इसको एक्सप्लेन करना। सर थर्ड वाला भी नहीं करना क्या? हाँ जी, थर्ड वाला भी नहीं करना क्या? कौन सा बता बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नहीं, थर्ड का अगर करना, थर्ड का रहने, थर्ड का कर लेना, मैं बता दूंगा लास्ट में थर्ड का भी ना। थर्ड वाले का मैं लास्ट के अंदर बता दूंगा, या इसका आंसर सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। फोर का देखिए, खास खास बता रहा हूं पहले। एक्सप्लेन वाला देखिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि एक दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व हो सकता है, उसे उसका वो सेचुरेटेड होता है। जैसे कि मान लो कोई सॉल्वेंट है, जैसे पानी है, पानी में आपने शुगर को मिलाया, तो मिलाते गए, फिर एक कंडीशन आएगी कि जिससे कि उस कंडीशन से ज्यादा आप और ज्यादा उसमें क्या नहीं कर सकते हो,
और मतलब सॉल्वेंट के रूप में, जैसे कि शुगर को डिजोल्व नहीं कर सकते हो, जैसे साल्ट डिजोल्व कर रहे हो तो साल्ट को से ज्यादा और डिजोल्व नहीं कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। बताइए, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, बताया हुआ है, कोलॉइड बताया हुआ है, सस्पेंशन भी बताया हुआ है, ठीक है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो 5 का जो है, इसके अंदर आपको बताना है कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर को आप सेपरेट कैसे करोगे? होमोजेनस मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने का तरीका देखिए, सॉरी, इसमें तरीका नहीं पूछा, इसने पूछा है कि कौन कौन से होमोजेनस और कौन से हेटेरोजेनस। तो देखो, सोडा वाटर हेटेरोजेनस है, एयर, सोयल, तो इसमें देखिए होमोजेनस है, एक है हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो वुड है, एक तो वुड, एक एयर, एक सोयल। आप एयर को होमोजेनस में भी ले सकते हो, ठीक है, और होमोजेनस में बाकी बचा हुआ आ जाएगा। फिर देखिए, हाउ वुड यू कंफर्म दैट, 6 का देखिए, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई कलरलेस कोई सॉल्यूशन दिया है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, एकदम पानी जैसा, मान लो वाटर ही दे दिया, तो क्या ये वाटर प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। हाउ टू प्रूव, इसको प्रूव करने का कोई तरीका बताइए। देखिए, एक तो केमिकल तरीका होता है जो लैब वगैरह में चेक करते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर साइंटिस्ट होते हैं वो लैब वगैरह में चेक करते हैं, वो तो एक तरीका अलग होता है। दूसरा जो मेथड है, आप घर पर कैसे चेक करोगे कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं मिली है, मान लो थोड़ा सा उसमें नमक ही डाल दिया या चीनी डाल दी, तो कैसे पता लगाओगे कि इसमें कुछ मिला हुआ है? तो उसको बॉयल करो वाटर को, ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, एक थर्मामीटर लगाते हैं। अगर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन के ऊपर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो यदि वह वाटर प्योर होगा तो वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो जाएगा, और अगर इम्प्योर होगा तो बॉयल नहीं होगा, उससे ज्यादा के टेम्परेचर पर बॉयल होगा। नेक्स्ट देखिए, 7 का है, which of the following material fall in the category of pure substance। तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वो पूछा है। तो प्योर में यानी एक ही प्रकार के हो, तो देखो कौन कौन से आएगा, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी, ठीक है ना, ये प्योर में आएगा, बाकी इम्प्योर में। तो आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी ये प्योर में आएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन पूछा, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, कि जो मिक्सचर दिया हुआ है इसमें उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना किस प्रकार का मिक्सचर है। तो देखिए, सोयल हेटेरोजेनस,
सी वाटर होमोजेनस, एयर होमोजेनस, कोल भी होमोजेनस, सोडा वाटर भी ये हेटेरोजेनस। ठीक है, फिर 9 का है, ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट। अब देखिए टिंडल इफेक्ट 9 का जो क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, हेटेरोजेनस और होमोजेनस। अभी तो एक बताया था चलो फिर बता देते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हेटेरोजेनस और होमोजेनस क्या होता है। तो हेटेरोजेनस और होमोजेनस एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि मिक्सर जो होते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, मोर देन 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, जो आपस के अंदर मिक्स हो जाते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, मिक्स रहते हैं, केमिकल रिएक्शन करके कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनाते, उसे हम मिक्सर कहते हैं। मिक्सर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो होमोजेनस का मीन्स होता है कि that mixture in which we cannot be differentiate, ठीक है, we cannot be differentiate in the substances, कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो एकदम से एक दूसरे में ऐसे डिसॉल्व हो जाए कि हम उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सके, हम उसकी पहचान नहीं कर सके, उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सर। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे सोडा वाटर। तो सोडा वाटर देख के आप बता सकते हो ये सोडा है ये वाटर है? नहीं बता सकते। इसी प्रकार से मान लो साल्ट वाटर, पानी में नमक घोल दिया, तो साल्ट और नमक अलग अलग दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, तो वो क्या हो गया? होमोजेनियस। हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप बता सकते हो कि ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है? नहीं बता सकते। लेकिन हेटेरोजेनस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे सोयल लो, उसमें आप कर सकते हो सोयल के पार्टिकल्स ये है, उसके डस्ट के पार्टिकल्स ये है, ठीक है, उसके बिग पार्टिकल्स ये, इसमें छोटे छोटे दिन के पड़े भी रहते हैं। इसके अलावा आप वाटर के अंदर क्या डाल दो, गेहूं के दाने डाल दो, तो आप बता सकते हो व्हीट और वाटर को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोजीनस। ठीक है, तो हेटेरोजीनस में यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं ना उसको अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसको की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। इसी प्रकार से और देख लो एग्जांपल, स्टोन इन वाटर, वाटर के अंदर स्टोन मिल गया, ठीक है, या सैंड इन वाटर, वाटर के अंदर रेत मिल गई, तो ये सारे के सारे किसके हैं? हेटेरोजीनस के। क्लियर? देखो नेक्स्ट है Which of the following show the Tyndall effect? अब देखिए Tyndall effect, तो Tyndall effect वही शो करेगा जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। और कोलोइडल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं उस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए भी थे। ठीक है, तो इसमें पूछा है अगले ने, एक तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो कौन कौन शो करता है? मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये बोलना है 10 का क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर, तो मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम के साथ बता दूंगा ये तो आपको बताया वो ये सिंगल सब्सटेंस एलिमेंट, कंपाउंड यानी कोई न्यू सब्सटेंस बना वो क्या है? कंपाउंड। और मिक्सर क्या है? एक खिचड़ी टाइप है, कोई नया सॉल्यूशन नहीं बना, यानी 2-3 चीजें मिक्स हो गई लेकिन कुछ नया बना नहीं। तो वो देखिए, जैसे देखो पहले सोडियम क्या है? एलिमेंट। सोयल क्या है? मिक्सर। कोई नया सब्सटेंस थोड़ा ना, सोयल क्या है? मिक्सर। शुगर सॉल्यूशन मिक्सर। सिल्वर क्या है? एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। टिन है एलिमेंट है। सिलिकॉन एलिमेंट। कोल क्या है? एक कोल क्या है? एक एलिमेंट नहीं है, कोल एक कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड नहीं क्या, मिक्सर में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस है तो इसको आप कंपाउंड मान सकते हो। एयर मिक्सर है। सोप क्या है? सोप क्या है?
मिक्सर ही है, ठीक है। फिर मेथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ब्लड क्या है, एक मिक्सर है। ब्लड क्या है, एक मिक्सर है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है, ठीक है, ये आपके अभी नहीं है, आ गया है, एक तो 6 के लेसन में आएगा, फिर 10 में आएगा। जो ब्लड होता है, ये ब्लड के अगर आप रोक देखोगे तो इस ब्लड के अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। इस पार्टिकल्स में ये पार्ट कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है। ये है आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स। तो ये चीजें आपको इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में दिखेगी। तो ये क्या है, मिक्सर की तरह होता है, नहीं कि कोई कंपाउंड, नहीं कोई एलिमेंट होता है। तो ये हो गया। फिर लास्ट है आपका 11। तो स्टूडेंट्स 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 11 का। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, किसमें कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल या फिजिकल? तो आप खुद सोचो कि कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो क्या कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज। और कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो देखो पहला, आप बताओगे मुझे, बोलो भाई पहला है, अरे बोलने तो, ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेरी गुड, रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहला ग्रोथ ऑफ प्लांट फिजिकल चेंज होगा, नहीं कि केमिकल चेंज होगा। क्योंकि प्लांट बढ़ रहा है तो कोई नया प्लांट बनना, कोई न्यू सब्सटेंस बनना, बना क्या है तो वही चीज, है तो वही चीज ना, कोई न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं। तो पहला क्या जाएगा, फिजिकल चेंज। सेकंड रस्टिंग ऑफ आयरन, तो एक न्यू सब्सटेंस बना, आयरन के ऊपर जंग लगना, तो ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस बना जिसको आप हटा नहीं सकते हो, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। क्लियर? थर्ड देखिए, मिक्सिंग द आयरन फिलिंग एंड सैंड। बोलो, बोलिए कौन सा चेंज है थर्ड का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई। चलिए केमिकल। हाँ जी, केमिकल नहीं होगा, फिजिकल चेंज। कैसे? मिक्सिंग द आयरन फिलिंग द सैंड। अब ये चीज दो, कोई जमीन में मिट्टी में कील गिर गई आपसे या नेल्स गिर गई, ठीक है, तो क्या वो नया सब्सटेंस बन गया क्या, मिट्टी के साथ रिएक्शन कर देगा क्या वो? तो फिर वो फिजिकल। क्या कील को आप उठा नहीं सकते? उठा सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। कुकिंग ऑफ फूड बताइए। केमिकल। हाँ केमिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कौन सा होगा, फिजिकल। कल बताया भी था, एग्जांपल भी दिया था। फिजिकल। वेरी गुड, फिजिकल होगा कि वाटर को फ्रीज किया, मतलब जमा दिया, तो क्या वो जमा हुआ रहेगा? नहीं, वो बाद में मेल्ट भी हो सकता है, उसको छोड़ दिया जाए तो। फिर उसके बाद में बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल। बुक में गाइड में आपको अलग अलग मिलेगी। और फिजिकल वाला कौन है और केमिकल वाला कौन है? और फिजिकल वाला अपना नाम बताओ, गर्वित कौन सा होगा बताओ, गर्वित खुशी। सर फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसका तो बर्निंग ऑफ कैंडल ये होगा फिजिकल चेंज। देखिए बता दूं आपको, चलिए बढ़िया है, अब तो सभी फिजिकल वाले हो जाएंगे। तो देखो क्या है कारण, ये कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को आप बंद करोगे, तो इसको आप बंद करोगे तो क्या होगा, ये बत्ती तो जल जाएगी, लेकिन वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा या नहीं होगा? तो वैक्स मेल्ट होगा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल। इस वैक्स से हम वापस कैंडल बना सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा मेरे बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल तो हो जाएगा फिजिकल, और बर्निंग ऑफ वैक्स वो क्या हो जाएगा, केमिकल। ठीक है,
अब वैक्स को जला दिया, मान लो आग में डाल दिया आपने वैक्स, मोमबत्ती को पूरी को आग में डाल दिया तेज आग में, तो वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो तो हो गया केमिकल, और ये क्या होगा, फिजिकल। ध्यान रखना ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कई बार बहुत सिंपल कर लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला देने वाला 4 एग्जांपल देगा, इक्के दुक्के तो बहुत सिंपल देगा, एक एग्जांपल हार्ड दे देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन है, उसको भी आप सोल्व कीजिए। लेसन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपना नया न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 3। चलिए लेसन नंबर 3 ओपन कीजिए। Atoms and molecules. Atoms and molecules. अब बात करते हैं कि एटम, नाम बहुत सुना होगा, एटम सुना है क्या? एटम, और जनरली जो एटम से रिलेटेड एटम बम, ठीक है, वो तो सबने सुना है। तो एटम होता क्या है? तो कि देखिए, हमारे साइंस की जो ब्रांच है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसकी स्टार्टिंग एटम से होती है। अगर एटम समझ गए तो ये भी समझ में आ गया, अगर एटम नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एटम क्या होता है? हाँ, जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, एटम के बारे में पढ़ा है ना, बताओ। हाँ बताइए। वेरी गुड। ठीक है, तो एटम के बारे में देखिए, एटम एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको अगर अपन डिवाइड करें तो डिवाइड करते जाए और एक ऐसी स्टेट आती है, इन दिस स्टेट देयर इज नॉट पॉसिबल टू फर्दरमोर डिवाइड इट। ठीक है, इट इज ए इंडिविजुअल, ठीक है, वी कैन से दैट इट इज ए इंडिविजुअल स्टेट दैट कैन नॉट बी फर्दरमोर डिवाइडेड। दिस इज कॉल्ड एटम। कि कोई भी सब्सटेंस चाहिए, यही हो, सो क्यों, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते जाओ और एक इंडिविजुअल स्टेट आएगी, यानी कि इस सब्सटेंस को और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ, बता देता हूं। हाँ, आप में से किसी के नहीं आया क्या समझ में? भाई इस कोई भी सब्सटेंस है ना, उसका सबसे छोटा भाग एटम कहलाता है। अब तो आ गया समझ में? आ गया क्या? यानी कि कोई भी चीज है, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अपनी बॉडी के बारे में कहूँ, ऐसे समझो कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन से, ठीक है ना। ये किससे मिलकर बनी है? बॉडी, बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलकर बना है? सेल से। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है? नहीं कह सकते? कह सकते हैं, नहीं कह सकते? चलिए और एग्जांपल देते हैं। अपनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है? बोलिए। हम ये कह सकते हैं कि अपनी बिल्डिंग है पूरी रूम से बनी है। रूम किससे बने? वॉल से, दीवारों से। दीवारें तो बनी है, दीवारें तो है। वॉल किससे बनी है? ब्रिक से। तो वॉल का छोटा पार्ट क्या हो गया? ब्रिक्स। और ब्रिक्स किससे बनी है? सैंड से, मिट्टी से। तो हम ये भी तो कह सकते हैं स्कूल मिट्टी से बनी है। आया क्या समझ में? यानी कि इस बिल्डिंग का पूरा पोर्शन किससे बना है? इसका सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या हो गया? सैंड। मिट्टी हुई या नहीं हुई? तो ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस है, वो उसका सबसे छोटा पार्टिकल वो क्या होता है? एटम।
आ गया। जैसे हमने इस बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्टिकल क्या बताया, सैंड बताया था ना, सैंड ही तो बताया था, यानी उसको डिवाइड करके जाओ। वैसे ही कोई भी सबस्टेंस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एटम ही कहलाता है। क्लियर। अब जनरली देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, अभी मैं एटम के एडवांस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के बारे में कि शुरू में प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कैसी थी, फिर उसके एडवांस स्ट्रक्चर एक्चुअल में आएंगे। शुरू शायद आपके कोर्स में है क्या ध्यान नहीं आ रहा है, होगा तो बता देंगे। देखिए एटम की जो जनरली स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग प्रकार के मत दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि एटम इज ए स्फीयर। क्या होता है, एटम एक स्फीयर होता है। क्लियर। तो एटम जो एक स्फीयर होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल पार्ट, ध्यान से समझो इसको, एक तो होता है सेंट्रल पार्ट। इस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। कौन सा से क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और कोई भी एटम है इसके तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E माइनस, प्रोटॉन को P प्लस और न्यूट्रॉन को स्मॉल है। इस पर कोई भी साइन नहीं आता क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी साइन नहीं पाया जाता। अब इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ध्यान से समझो स्टूडेंट, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा आपको। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट outside of the nucleus and these are continuously move around the nucleus continuously in a particular pathway in a sphere। कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ पाए जाते हैं बाहर की साइड में, और एक पर्टिकुलर पाथवे में ट्रैक के अंदर इसके चारों तरफ कंटिन्यूअसली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यह होती है एक एटम की स्ट्रक्चर। ध्यान से समझो, इनको कहते हैं शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट इनको कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड शेल और ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस विच कंटेन द टू पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड विच कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जो लगातार न्यूक्लियस की चारों तरफ मूव करता रहता है इन ए पर्टिकुलर पाथवे। पर्टिकुलर पाथवे के अंदर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इस पाथवे को क्या कहते हैं, शेल और ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एटम की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एटम की डेफिनेशन बोल देता हूं, अगर आप फास्टली लिख सकते हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके लिख लेना कि the atom is very smallest atom is the smallest or microparticles, atom is the smallest or microparticles of any substance that cannot be furthermore divided, that cannot be furthermore divided and plays the important role in chemical reactions। हाँ, क्या लिखा, the atom is very small, the atom is the micro or smallest particles and cannot be furthermore divided and play the, ठीक है, ये लाइन भी लिख लेना, that cannot be furthermore divided and play important role in chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लास्ट में ये तो हो गई डेफिनेशन, फिर आगे लास्ट में ये भी लिख सकते हो, इट मींस इट इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल्स,
इट इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी इसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सबसे पहले अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी थी। अपने इंडिया के अंदर एक फिलोसोफर था जिसका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है। उस एक फिलोसोफर था, उसका नाम था महर्षि कणाद। इस फिलोसोफर ने, देखिए इंडिया में पहले फिलोसोफर को अपन मतलब साइंटिस्ट को फिलोसोफर ही कहते थे, ठीक है ना। जो फिलोसोफर था महर्षि कणाद, उसने बताया कि कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, या माइक्रो पार्ट क्या कहलाता है, एटम ही कहलाता है। इन्होंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट और माइक्रो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसको परमाणु नाम दिया। अपन इंग्लिश में एटम देते हैं, लेकिन उसने एटम नाम नहीं दिया, उसने नाम दिया परमाणु। हिंदी नाम दिया उसने परमाणु, परम अणु, परमाणु, अणु यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो इसने इसका नाम दिया था परमाणु। फिर इसने बताया कि इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर मोर डिवाइडेड। फिर उसके बाद में आगे एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था डॉल्टन। डॉल्टन की थ्योरी भी है आपके कोर्स में, ठीक है, और वो भी बताऊंगा। तो फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था डॉल्टन। डॉल्टन ने बताया कि एटम इज ए इंडिविजुअल, इट इज ए माइक्रो पार्टिकल, इट इज ए इंडिविजुअल ऑफ पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर मोर डिवाइडेड, ठीक है। इसने यह एटम की डेफिनेशन दी कि कोई भी सब्सटेंस, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई भी सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करते जाओ, उसको तोड़ते जाओ, और तोड़ते तोड़ते उसको ब्रेक करते करते ऐसी स्टेज आएगी कि उसको और आगे नहीं तोड़ सकते हो आगे, ठीक है ना, उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो यह इंडिविजुअल पार्टिकल हो गया और उसे ही नाम बताया एटम। अब इसने बता दी, लेकिन डाल्टन ने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताई कि भाई उसका एक माइक्रो पार्टिकल है, टूट नहीं रहा है आगे, इसका मतलब वो एक एटम तो हो गया। लेकिन उस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में फिर अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी थी, ठीक है। डॉल्टन दी थी, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड ने भी दी थी, एक वाटरमेलन मॉडल भी आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में बोर ने भी दी थी, ठीक है। फिर भी और भी आगे साइंटिस्ट, बोर ने थोड़ी एडवांस दी थी थ्योरी, लेकिन शायद ये थ्योरी आपके कोर्स में है क्या, एक सेकेंड, शायद ये आपके कोर्स में होनी चाहिए। हाँ है ये थ्योरी। डाल्टन डाल्टन के बाद में थॉमसन ने दी थी, फिर रदरफोर्ड ने दी थी, फिर बोर ने दी थी। ये लेसन नंबर 4 में स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो अपन एक बार डाल्टन की थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपका टाइम हो गया है। नेक्स्ट लेसन के साथ हम एटम की, कुछ एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।